नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। ये वीडियो दो भागों में आएगी। आज पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बाद में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। देखिए, हिंदी जो भाषा है ये बहुरूपी परिवार की भाषा है। ठीक है, बहुरूपी परिवार मतलब इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ठीक है, अब जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई थी। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृतिक भाषा आई और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से ही हुआ। मैं यहाँ अपभ्रंश को इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे अपभ्रंश से ही पूछते हैं। ठीक है, मतलब शुरुआत कहाँ से हो जाती है? अपभ्रंश से हो जाती है। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आती है अवहट्ट। कई विद्वान अवहट्ट को अपभ्रंश के भीतर रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कई विद्वान अवहट्ट को अपभ्रंश से अलग मानते हैं। ठीक है, और जो अवहट्ट भाषा है इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम से संबोधित भी किया। ठीक है, पुरानी हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी से पूर्व यही भाषा थी, ठीक, इसलिए इसको इन्होंने पुरानी हिंदी बोल दिया। ठीक है, इसके बाद ही हिंदी का विकास आरंभ हो जाता है। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है, ये एडिशनल है। ठीक है, कि जो हमारे बौद्ध ग्रंथ थे उन बौद्ध ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? तो वो लिखा गया था पाली भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन एडिशनल है, आप इसको वैसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के कुछ प्रमुख कवि जान लेते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयंभू की। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और अपभ्रंश का पहला कवि भी अब स्वयंभू को माना जाता है। ठीक है, इनकी रचना है पौमचरियू। ठीक है, पौमचरियू का मतलब होता है राम काव्य। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पौमचरियू किसकी रचना है, तो ये है स्वयंभू की। आपकी परीक्षाओं में पहले पूछ लिया गया है कि अपभ्रंश का पहला कवि किसको माना जाता है, तो वे कौन है? स्वयंभू। इसके अलावा अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि हैं पुष्पदंत। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है महापुराण और दूसरी है जसहर चरियू। इनकी रचनाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवहट्ट की, जिसे हम पुरानी हिंदी नाम से संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी संबोधित किया है। ठीक है, अवहट्ट के एक प्रमुख कवि हैं अब्दुर रहमान। ठीक है, ये इससे भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब्दुर रहमान ने इनकी एक रचना है संदेश रासक। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि संदेश रासक किसने लिखी? वो लिखी थी अब्दुर रहमान ने। देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि हिंदी एक भाषा समूह का नाम है। ठीक है, हिंदी अपने आप में एक अकेली भाषा नहीं है। हिंदी एक भाषा समूह का नाम है जिसमें 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 बोलियां शामिल हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। जिस भाषा में आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। ठीक है, तो इस प्रकार 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों को मिलाकर बनती है हिंदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का समय विभाजन किस प्रकार था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के समय विभाजन में सबसे पहला जो काल माना जाता है उसे कहते हैं हम आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का जो समय था वो था 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। ठीक है, आदिकाल मतलब कि प्रारंभिक काल। इसे एक अन्य नाम वीर गाथा काल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो ये दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, कई बार पहले भी पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे काल के बारे में, जिसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। इसकी जो समय अवधि है वो है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के मध्य। ठीक है, जो पूर्व मध्य काल है इसे भक्ति काल नाम से भी जाना जाता है और इसी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो काल आता है उसे कहते हैं उत्तर मध्य काल। इसकी जो समय अवधि है वो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य। ठीक है, जो उत्तर मध्य काल है इसे अन्य नाम से जानते हैं हम रीति काल के नाम से। ठीक है,
और जो उत्तर मध्य काल है, मतलब कि जो रीति काल है, इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल नाम से भी संबोधित किया है। ठीक है, पेपर में आपके पूछा जा सकता है कि श्रृंगाल काल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रीति काल को। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद जो चौथा काल आता है वो है आधुनिक काल, मतलब कि जो आजकल अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसकी जो समयावधि है वो है 1850 ईस्वी से, ये अभी भी लगातार चलने में है। ठीक है, इसे कई नामों से पुकारते हैं, जैसे भारतेंदु युग, गद्य युग, और इसके अलावा नई कविताओं का युग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कई नाम रखे गए हैं। आज हम इस वीडियो में आदिकाल और पूर्व मध्यकाल के जो कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके संबंध में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं अमीर खुसरो। देखिए, जो अमीर खुसरो हैं, इन्हें खड़ी हिंदी बोली का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खड़ी हिंदी बोली का पहला कवि कौन है, तो वह है अमीर खुसरो। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नज़र-ए हिंद। ठीक है, ये परीक्षा में पूछी जाती है आपकी हिंदी में। ठीक है, इसके अलावा खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा, ये दो जो इनकी जो कृतियाँ हैं ये अधिकतर इतिहास के पोर्शन में पूछी जाती हैं। हिंदी में पूछा जाती है नज़र-ए-हिंद। मैंने यहाँ 2 एडिशनल इसलिए करी क्योंकि कभी जीके में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है, वह है पृथ्वीराज रासो, या फिर पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो वो की चंद बरदाई ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विद्यापति की। देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी रचना है पदावली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं याज्ञनिक की। देखिए, याज्ञनिक की प्रमुख रचना है परमाल रासो, ये भी परीक्षाओं में पहले पूछ ली गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नरपति नालह की। देखिए, नरपति नालह ने बीसल देव रासो की रचना की थी। जो बीसल देव रासो है ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, तो ये थे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवियों की और उनकी कृतियों के बारे में। कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं सूरदास। देखिए, जो सूरदास हैं इन्हें वात्सल्य रस का जनक माना जाता है। अब ये वात्सल्य रस क्या होता है, मतलब कि जो हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को जो प्रेम करते हैं उसे वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, तो वात्सल्य रस का जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है सूरदास जी को। ठीक है, सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में से एक कवि माना जाता है। अभी अष्टछाप कवि क्या हैं, इनके बारे में इस वीडियो के अंत में जानेंगे। ठीक है, देखिए, सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है सूरसागर, दूसरी है सूर सरावली, इसे तो आप वैसे नाम से ही जान लेंगे। तीसरी है साहित्य लहरी। देखिए, जो साहित्य लहरी है ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और जो हमारे सूरदास जी हैं इन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं वो की हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा सूरदास जी से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा कि सूरदास जी सगुण विचारधारा के कवि थे। सगुण विचारधारा मतलब ये कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण को सगुण रूप में मानते थे। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सूरदास जी हैं इनकी भक्ति का स्वरूप सख्य भक्ति के रूप में था। ठीक है, सख्य भक्ति मतलब ये कृष्ण को अपने सखा रूप में पूजते थे। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। देखिए, तुलसीदास जी ने 2 भाषाओं में अपनी प्रमुख रचनाएं की हैं। पहला ब्रज भाषा में और दूसरा अवधी भाषा में। देखिए, इनकी जो ब्रज भाषा में रचनाएं हैं वो है विनय पत्रिका, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। ठीक है, ये जो इनकी रचनाएं हैं ये लिखी गई ब्रज भाषा में। ठीक है, इसके अलावा जो अवधी भाषा में इनके द्वारा रचनाएं की गई हैं वो रचनाएं निम्न प्रकार हैं, जैसे रामचरितमानस, रामलला नहछु, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये अवधी भाषा में रचित की गई। ठीक है, अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो इनकी जो भक्ति का स्वरूप था वो था दास्य भक्ति। ठीक है, ये खुद को प्रभु का दास समझते थे। ठीक है, ये दास रूप में प्रभु की पूजा करते थे और साथ में ये भी सगुण काव्यधारा के कवि थे। सगुण काव्यधारा मतलब ये श्री राम के उपासक थे और श्री राम को सगुण रूप में पूजते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कबीर दास जी की।
देखिए कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है सबद, साखी और रैमिनी। तो जो ये इनकी 3 रचनाएं हैं, ये बीजक के 3 भाग हैं, ठीक है। इनका जो संयुक्त रूप है वो कहा जाता है बीजक को, ठीक है। तो बीजक के अंदर कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? सपद, साखी और रैमिनी, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक है अनुराग सागर, दूसरा ग्रंथावली और रचनावली, ठीक है। इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं रसखान जी की। देखिए रसखान की जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम वाटिका, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है। प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान, ठीक है। इसके बाद जो कवि आते हैं वो हैं रहीम, ठीक है। रहीम दास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बखे नायिका, दूसरी है रहीम दोहावली और तीसरी है रहीम सोरठा, ठीक है। ये दो तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, आप पहचान लेंगे, लेकिन आप जो इसकी पहली रचना है बखे नायिका, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मीराबाई की। देखिए जो मीराबाई हैं ये श्री कृष्ण की उपासक थी, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से एक है राग गोविंद और दूसरी है नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं रैदास जी की। देखिए रैदास मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। देखिए जो रैदास थे इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए यहाँ पर आधा मोह है, ये पूरा मोह होगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हें सूफ़ी मार्गी कवि माना जाता है। सूफ़ी मार्गी कवि के साथ साथ ये प्रेम मार्गी कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है पद्मावत। देखिए जो पद्मावत है ये रानी पद्मावती पर लिखी गई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ साथ में कुछ अन्य जानकारी जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो सूरदास जी थे इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो ब्रज भाषा की कुछ ऐसी रचना भी तो होगी जो सबसे पहले लिखी गई थी। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रज भाषा का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वो माना जाता है प्रद्युम्न चरित को। देखिए इसकी रचना की थी सुधीर अग्रवाल ने, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये तो है ब्रज भाषा की। अगर हम अवधी भाषा की बात करें तो अवधी भाषा की जो पहली रचना है वो है चंदायन, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है। चंदायन इसकी रचना की थी मुल्ला दाऊद ने, ठीक है। तो ये जो चंदायन है इसे अवधी की पहली कृति माना जाता है, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो सूरदास जी थे ये अष्टछाप के कवि थे। तो ये अष्टछाप क्या है, आइए अब इसे समझते हैं, ठीक है। ये भी भक्ति काल से संबंधित है। तो जो अष्टछाप है इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ठीक है। कब की थी? 1565, ठीक है। अभी वल्लभाचार्य आपको याद होगा इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि अष्टछाप कवि आखिर हैं क्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण भक्ति पर साहित्य में रचना करने वाले कवियों में 8 कवियों का प्रमुख स्थान रहा है। इन अष्ट कवियों की मंडली को ही अष्टछाप कवि कहा जाता है, ठीक है। आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है। तो आपको 8 के 8 नाम याद होने चाहिए, तभी आप एक को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो वो अष्टछाप कवि कौन है, आइए उनके बारे में जान लेते हैं संक्षेप में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कवि हैं वो है कुंभन दास जी। देखिए कुंभन दास जी को प्रथम अष्टछाप कवि कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे वरिष्ठ कवि भी माने जाते हैं, ठीक है, अष्टछाप के। तो जो ये कुंभन दास जी थे ये अकबर के समकालीन थे। एक बार क्या हुआ, अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया, ठीक है। तब अकबर की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी। तो जब ये अकबर के सामने आए तो इन्होंने अकबर के सामने एक लाइन बोली कि आपने सुनी होगी, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। मतलब कि संतन का अकबर की राजधानी में क्या काम है, हमारे तो आते आते ही हमारे चप्पल टूट जाती हैं और हम अपने हरि नाम का भजन ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये भी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि किसकी लाइनें हैं, ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये हैं कुंभन दास जी की। देखिए कुंभन दास के बाद जो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं वो इस प्रकार हैं। दूसरे नंबर पर हैं परमानंद दास, अगले हैं कृष्णदास, उसके बाद आते हैं सूरदास। देखिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी, उसके बाद छीत स्वामी, उसके बाद चतुर्भुज दास और अंत में आते हैं नंददास। ठीक है, जो नंददास हैं इन्हें अंतिम अष्टछाप कवि माना जाता है और इन्हें अष्टछाप का सबसे कनिष्ठ कवि माना जाता है। इनकी एक प्रमुख रचना पूछ ली जाती है राज पंचाध्यायी, जिसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने आदिकाल और भक्तिकाल इन दो कालों के बारे में पढ़ा और इन दो कालों के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके संबंध में पढ़ा। आप इन कवि और इनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके बाद का जो काल है, मतलब कि रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।